जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी टीपू सुल्तान के बारे में और यह बताया था कि टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता सेनानी किस नज़र से देखते थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने चर्चा की थी। कलाम ने जो अपनी आत्मकथा में लिखा है उसके बारे में चर्चा की थी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में यह भी बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाषणों में, अपने पत्रों में कई जगह हैदर अली, टीपू सुल्तान के जो पिता थे, और टीपू सुल्तान दोनों की चर्चा भारत के महान देशभक्तों और वीरों में की है। यहाँ तक कि जब भी महान वीरों का उन्होंने नाम लिया है, महाराणा प्रताप और शिवाजी का, तो साथ में हैदर अली और टीपू सुल्तान का भी नाम लिया है। वो हम लोग देखेंगे कि कब उन्होंने किस भाषण में कहा, जो दस्तावेज में, आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज में आज भी शामिल हैं, संलग्न हैं, मौजूद हैं वो। आज हम लोग देखते हैं टीपू सुल्तान की चर्चा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जितना देखा था उससे आगे टीपू सुल्तान कैसे राजा बने, कितनी लड़ाइयाँ हुई, कहाँ कहाँ लड़ाई हुई, और फिर उन लड़ाइयों का हश्र क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ। कर्नाटक में एक जिला है मैसूर। अब भी जब हम लोग जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय उस मैसूर की हैसियत एक रियासत की थी, समझ लीजिए एक राज्य की हैसियत थी। और ये वो दौर था जब मुगल सल्तनत अपनी ढलान पर था। अंग्रेजों की स्थिति देश में मजबूत होती जा रही थी। बंगाल पर कब्जा कर लिया था, जो सबसे अधिक आमदनी वाला इलाका था, रियासत थी, और वहाँ पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। दक्षिण भारत में भी बहुत अधिक ये काम उन लोगों का आगे बढ़ चुका था, उत्तर भारत में भी पैर पसार रहे थे। इस समय की ये बात है। इसके साथ एक और बहुत ही मजबूत ताकत मौजूद थी भारत में, मराठे। मराठों का भी प्रभुत्व तेजी से बढ़ रहा था, उनकी ताकत काफी बड़ी थी। अब हम लोग आते हैं मैसूर में। मैसूर कर्नाटक का ही हिस्सा लंबे समय तक रहा जबकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं उस समय, और वहां वडियार का शासन था। जो वहां शासक थे वो वडियार कहलाते थे। लेकिन बाद में ऐसी स्थिति आई कि वडियार भी बहुत कमजोर हो गए और मैसूर की जिम्मेदारी मिली हुई थी हैदर अली को। हैदर अली वहां पर एक तरह से शासन करने लगे। कहते थे वो खुद को कि मैं वडियार का ये हूं, प्रतिनिधि हूं, लेकिन वो दरअसल खुद ही एक तरह से शासन करने लगे। यहां तक कि वडियारों को भी निर्देश देने लगे। वो वडियार के प्रतिनिधि के ही रूप में वहां नियुक्त किए गए थे, लेकिन वो उससे कहीं अपनी स्थिति उन्होंने मजबूत की। वो तब की बात है जब हैदर अली अभी वहां पर मैसूर में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए थे। मैसूर की स्थिति राज्य की ऐसी थी कि वहां का राजा जो है, अब नवाब, वो एक मुसलमान होने जा रहा है, हैदर अली। लेकिन वहां की प्रजा पूरी तरह से गैर मुस्लिम थी। सबसे अधिक हिंदू थे, लगभग पूरे राज्य में हिंदू ही थे, और कुछ जगहों पर जैन थे। तो हिंदू और जैन प्रजा थी और वहां का शासक मुस्लिम। ऐसा उस समय बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं थी। पूरे देश में स्थिति ऐसी थी कि राजा अलग अलग होते थे, जरूरी नहीं कि उसी धर्म के राजा हों। जम्मू कश्मीर का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि जहां हिंदू राजा बने और वहां की कश्मीर की प्रजा जो थी वो मुसलमान अधिक थी। तो ये स्थिति थी देश में कई जगहों पर। हैदर अली के जो दो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री मतलब आज का चीफ मिनिस्टर नहीं, कई मंत्री हुआ करते थे, तो उनमें जो प्रधान थे दो, उनमें एक का नाम था पूर्णैया और एक थे कृष्ण राव। ये दोनों ही हिंदू थे। फौज में जितने सैनिक थे, जाहिर सी बात है फौज विदेश से तो कहीं मंगवाएंगे नहीं कि सऊदी अरब से हम फौज मंगवा रहे हैं, वहीं के लोग थे मैसूर के। तो फौज भी और फौज के जो सेनापति अधिकतर जो टुकड़ियों के थे वो हिंदू ही थे। और ऐसी ही स्थिति में हैदर अली के घर 20 नवंबर 1750 को सुल्तान फतेह अली साहब यानी टीपू सुल्तान का जन्म हुआ। किशोरावस्था से ही टीपू सुल्तान फौज के साथ रहे।
ईस्ट इंडिया कंपनी को नजदीक से देखा। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ उस समय फ्रांसीसी भी अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए थे। याद रखिए वो समय है जब अभी फ्रांसीसियों ने अपना हौसला बिल्कुल खत्म नहीं किया है, बल्कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अधिक से अधिक बढ़त बनाए, भारत को अधिक से अधिक अपने पंजे में ले सकें। इसके साथ डच और पुर्तगाली वगैरह भी थे। ये सब लोग भारत पर अपनी अपनी तरफ से लगे हुए थे कि हमारा उपनिवेश कितना अधिक बड़ा हो, लेकिन अंग्रेजों की बढ़त हो रही थी। तो टीपू सुल्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस वगैरह की जो सेना थी, वहाँ के लोग थे, उन लोगों को नज़दीक से देखने सुनने का मौका मिला। और उसमें जो पश्चिमी दुनिया की सबसे अधिक जो चीज़ प्रभावित किया टीपू सुल्तान को, वो है तकनीक। जो अंग्रेज आए या फ्रांसीसी आए तो उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। उनके यहाँ भी बहुत पहले अधिक अंधविश्वास और पाखंड रहा है, लेकिन उन्होंने अपने अंधविश्वास और पाखंड पर जल्दी काबू पा लिया और विज्ञान में फिर महारत हासिल की। आज इसी का परिणाम है कि आप लोग जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, वो आपका मोबाइल हो, आपका टेलीविज़न हो, आपका कंप्यूटर है, या आप जो कपड़े पहने उसकी मशीन है, तमाम चीज़ों का आविष्कार उनके यहाँ होता है। हम जब पाखंड और अंधविश्वास से हम भी ऊपर उठेंगे तो हमारे यहाँ भी, या जिस दौर में भारत में विज्ञान का विकास था, उस दौर में भारत भी सबसे आगे था। हमारा इतिहास अंग्रेजों से थोड़े शुरू होता है, अंग्रेजों से बहुत पुराना इतिहास और समृद्ध इतिहास है। लेकिन तब जब हम पाखंड पर और अंधविश्वास पर कम ध्यान देते थे और विज्ञान को समझते थे, हमारे यहाँ महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, महान चिकित्सक हुआ करते थे, हमारा भी देश महान होता गया। हमने बीच में गड़बड़ी ये की कि हमने विज्ञान को छोड़ दिया और अंधविश्वास पाखंड को अधिक जोर से पकड़ लिया और उसी को समझ लिया कि यही अंधविश्वास और पाखंड ही धर्म और संस्कृति है। वो कभी चर्चा होगी कि ये सब अलग अलग चीजें हैं, धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, अंधविश्वास अलग है, पाखंड अलग है। तो ये हमें जानना होगा भारत को फिर से महान बनाने के लिए। आज की चर्चा उस पर नहीं, हम लोग लौटते हैं टीपू सुल्तान पर। टीपू सुल्तान जो वैज्ञानिक प्रगति देख रहे थे यूरोप वासियों की, उससे वो बहुत चकित थे और बहुत प्रभावित थे और प्रायः अधिक से अधिक जानने की कोशिश करते थे। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बार दूरबीन एक मिला था और दूरबीन देख करके वो बहुत चकित हुए और उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें हमारे यहाँ भी बननी चाहिए। और इसी का असर देख सकते हैं कि बाद में उन्होंने रॉकेट का आविष्कार ही कर दिया, जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में हुई थी। 1766 ईस्वी में मैसूर और अंग्रेजों के बीच पहली लड़ाई हुई। 1769 तक ये लड़ाई चली। इसमें जीत हुई हैदर अली की, यानी मैसूर की। इस युद्ध में टीपू सुल्तान भी कम उम्र के थे लेकिन शामिल थे और उन्हें जानने सीखने का बहुत मौका मिला। यह युद्ध खत्म ही हुआ था कि फिर तुरंत ही मैसूर पर मराठों ने आक्रमण किया। इस युद्ध में हैदर अली की हार हुई और छिटपुट लड़ाई चलती रही। लेकिन फिर 1772 ईस्वी में, लगभग मध्य वर्ष था, बीच का साल था लगभग, उस समय संधि हुई और इस संधि के परिणाम स्वरूप चूंकि हार हुई थी मैसूर की, तो इसलिए मैसूर को गुरमखोंडा, सिरा, होसकोट, दोबडलपुर और कोलार ये इलाके मराठों को सौंपना पड़ा। संधि जब होती थी तो विजेता अपने हिसाब से संधि करेगा ना, तो ये हमेशा ही होता था कि जो जीतता था वो शर्तें लादता था। वो हमेशा पूरी दुनिया में होता रहा है। संयोग उसी साल ऐसा हुआ कि साल के अंत तक पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई और पेशवा माधवराव की मृत्यु हुई तो मराठों की शक्ति थोड़ी बिखर गई, वो फिर से कमजोर होने लगे और इसका फायदा उठा करके टीपू सुल्तान ने उन सभी इलाकों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया। 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर फिर से चढ़ाई की और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटक का साथ दिया। अंग्रेजों की यह नीति हम सब जानते हैं कि वो किसी एक राजा में सट जाते थे कि अगर जीतेंगे तो फिर आपको इतना हमको देना पड़ेगा, या जो राज्य जीतेंगे वो हमारे कब्जे में आ जाएगा या आधा आएगा, इस तरह से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक के साथ हो गया। इसी लड़ाई के दौरान 1882 ईस्वी में, अभी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ था, हैदर अली की मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान फिर मैसूर के नवाब बन गए। 29 दिसंबर 1782 को टीपू सुल्तान ने नवाब की उपाधि धारण की। 1784 में
इस दूसरे मैसूर एंग्लो वार के नाम से जिसे जाना जाता है, ये लड़ाई खत्म हुई मंगलोर संधि के रूप में। मंगलोर में संधि हुई और ये युद्ध खत्म हुआ। इसमें यह था कि अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी किसी भी तरह से मैसूर पर चढ़ाई नहीं करेंगे, मैसूर के मामले में दखल नहीं देंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हड़पना था, भारत में आगे बढ़ना था। सीधे तौर पर मंगलोर की संधि के कारण वो लड़ नहीं सकते थे, तो अंग्रेज लड़ नहीं सकते थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि निजाम को और मराठों को मैसूर के खिलाफ भड़काना शुरू किया और उन लोगों को मदद ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी कि तुम लोग मैसूर पर चढ़ो। तब तक निजाम और मराठों के यहाँ स्थिति ये हो गई थी कि अंग्रेजों के रेजिडेंट रहने लगे थे। अंग्रेजों के साथ इन लोगों का रिश्ता काफी गहराता गया। सबसे पहली जो लड़ाई हुई थी मैसूर की अंग्रेजों के साथ, जिसे फर्स्ट मैसूर एंग्लो वार के नाम से जानते हैं, उसमें मराठों ने साथ दिया था मैसूर का। अब जो है स्थिति बदल गई, मराठे अलग हो गए, मराठों की स्थिति अलग हो गई, उन लोगों का पेशवा बदल गए वहाँ के, और निजाम की स्थिति अलग थी। निजाम पर अंग्रेजों का तेजी से और पकड़ बनते जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में 1786 में मराठों ने उत्तर की तरफ से आक्रमण किया मैसूर पर, लेकिन इस युद्ध में भी मराठों की यहाँ हार हुई और ये युद्ध खत्म हुआ गजेंद्रगढ़ के समझौते के रूप में। गजेंद्रगढ़ में समझौता हुआ और ये फिर लड़ाई मराठों और मैसूर के बीच खत्म हुई। 1790 में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर चढ़ाई की। हुआ ये था कि मैसूर का एक ऐसा इलाका था जो त्रावणकोर से पार होकर के जाना पड़ता था, और त्रावणकोर ने ये किया था, वोडियार का वहाँ पर ये था प्रभाव था कि उन लोगों ने एक कतार बना दी थी कि अपना राज्य घेरने के लिए। अब टीपू सुल्तान ने कहा कि उस लाइन को खाली करो, उस लाइन को ऐसा करो कि हम जा सकें अपना जो मेरी रियासत का दूसरा हिस्सा है, और इस पर बात बन नहीं सकी। और 1890 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर लड़ाई की। त्रावणकोर के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस लड़ाई में कूद पड़ी और ये कहा कि चूंकि तुमने हमारे दोस्त पर आक्रमण किया है, हमारा त्रावणकोर के साथ, यहाँ के साथ ऐसा समझौता है कि अगर इस पर कोई चढ़ाई करेगा तो हम इसमें साथ देंगे, हम लड़ेंगे। तो इसलिए अब ये जो लड़ाई थी, ये टीपू सुल्तान और या कह लीजिए कि मैसूर और त्रावणकोर की लड़ाई के बजाय ये मैसूर एंग्लो वार फिर से हो गया। अंग्रेजों ने तब तक ये कर लिया था कि मराठों के साथ और निजाम के साथ भी अपनी संधि कर ली थी, और परिणाम यह हुआ कि कॉर्नवालिस के नेतृत्व में फरवरी 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे इस युद्ध में शामिल हो गई। मराठों ने भी एक तरफ से आक्रमण किया और धारवाड़ का किला टीपू सुल्तान से अप्रैल 1791 में ही छीन लिया। मतलब उस पर मराठों का कब्जा हो गया धारवाड़ के किले पर। उधर क्या हुआ कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन बेंगलुरु पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया का कब्जा हो गया। और इससे पहले कि और आगे लड़ाई जा पाती, बरसात शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे, इन सैनिकों को रसद माने सामग्री मिलना बंद हो गया, खाने पीने की भी सामग्री भी और हथियार की सप्लाई भी। बरसात होने के कारण आज की तरह सब जगह पक्की सड़क और ये वो तो था नहीं, तो उन लोगों को दिक्कत होने लगी और इसलिए बीच में लड़ाई थोड़ी थम सी गई। बरसात के बाद अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिल करके फिर से मैसूर पर हमला करना शुरू कर दिया और स्थिति ऐसी हो गई कि 1792 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टन पर कब्जा कर लिया। याद रखिए, मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टन। आगे परिणाम यह हुआ कि संधि हुई। 18 मार्च 1792 को संधि हुई। इस युद्ध ने टीपू सुल्तान को बहुत कमजोर कर दिया, एक तरह से कहिए कि तोड़ के रख दिया। अंग्रेजों ने युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए की मांग रखी और साथ ही दरबार शुल्क के रूप में 30 लाख रुपए और मतलब 3 करोड़ 30 लाख रुपए टीपू सुल्तान को देना था। अंग्रेज लेंगे अब टीपू सुल्तान से। यह संधि के तहत हुआ।
पैसे इतने थे नहीं टीपू सुल्तान के पास, तो हुआ ये कि ठीक है किश्त में हम अदायगी करेंगे और बेईमानी ना हो। अंग्रेज कितने धूर्त और चालाक थे कह लीजिए कि टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को अपने कब्जे में लेते गए कि ये दोनों मेरे यहाँ रहेंगे जब तक कि आपका ये कर्जा पूरी तरह से चुकता नहीं हो जाता। 3 करोड़ 30 लाख रुपया दे जाइए और अपना दोनों बेटा के बंधक के रूप में जो रख रहे हैं फिर ले जाइएगा। बंधक बना लिया दोनों बेटों को, टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को। इसके साथ ही और ये हुआ कि मराठा और निजाम इन दोनों ने, चूंकि ये अंग्रेजों के साथ थे तो जीत हुई, तो तीनों की जीत हुई। तो अभी तो अंग्रेज का अपना हुआ 3 करोड़ 30 लाख। निजाम और मराठा ने जितना भी उनका इलाका जो मैसूर के कब्जे में था या टीपू सुल्तान ने जितना अपने कब्जे में कर लिया था, वो सब अपने अपने इलाके फिर से वापस ले लिए। इस तरह से टीपू के हाथ से बरमहल और दिंडीगल जिले, कोडुगु का पूरा क्षेत्र और मालाबार तट के भी कुछ इलाके छीन लिए गए। मार्च 1794 तक कर्ज पूरी तरह से चुका पाए टीपू सुल्तान और अपने दोनों बेटों को वापस ले आए। लेकिन इस अपमान को टीपू सुल्तान कभी भूले नहीं थे, इस हार को भूले नहीं थे। बेटों को वापस लाने के बाद टीपू सुल्तान ने पूरी ताकत लगा दी अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए। इसके लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए भारत से अपने प्रसिद्ध दुश्मन हैदराबाद के निजाम को भी चिट्ठी लिखी। अफगान के बादशाह जमान शाह के पास अपना दूत भेजा। ऑटोमन सुल्तान तृतीय के पास अपने दूत भेजे। फ्रांसीसियों को भी चिट्ठी लिखी और उनके पास भी एक पूरी टोली भेजी गई कि यहाँ पर ये स्थिति है, अंग्रेजों को हमें निकालना है, आइए हम सब मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। अलग अलग जगहों पर जब टीपू सुल्तान लगातार चिट्ठी लिख रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ और एक गुट बनाने के चक्कर में थे, एक बड़ी लड़ाई छेड़ने के चक्कर में थे, इनमें से कुछ पत्र या कहीं से कुछ तैयारियों का पता चल गया अंग्रेजों को और इसी को बहाना बना करके 1799 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध हुआ और इसी युद्ध में 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान शहीद हो गए। इस तरह से टीपू सुल्तान का अंत हुआ और अंग्रेजों का कब्जा हो गया मैसूर पर। यह हम लोग देख रहे थे टीपू सुल्तान के जीवन के मुख्य लड़ाइयां। लेकिन अभी जो टीपू सुल्तान पर मुख्य आरोप हैं कि टीपू सुल्तान ने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को काफिर समझ करके उनका नरसंहार किया और फिर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया। ये सभी आरोप क्या थे, कब ये हुए, किस पैमाने पर हुआ, कितना अधिक हुआ, कितना ये सच है, कितना ये झूठ है, ये अभी देखेंगे। इसके लिए जरूरी पहले ये था ये समझना कि टीपू सुल्तान के जीवन में ये लड़ाइयाँ कितनी, किससे लड़ाई हुई, कब हुई, तो ये हमने देखा। अब उन मुद्दों पर हम लोग आएंगे अगले वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।